आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर भौतिक विज्ञान का गैसीय अवस्था, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, ठीक है ना, या फिर संगत अवस्थाओं का नियम। सेकेंड जो है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवण, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है गैसों का द्रवण, तो जो भी है आपको पता है किसी भी गैस को आपने जब आपने उसको लिक्विड में परिवर्तित किया है तो क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स ऑफ गैसेस है, हम इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। देखो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, मतलब संगत अवस्थाओं का नियम। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी। देखो क्या होता है, हमने जो वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन दी है ना, वॉन डेर वाल इक्वेशन जो हमने दी ना, वो हमने किसके बारे में दी, वो हमने गैस के बारे में दी। वॉन डेर वाल इक्वेशन की ज़रूरत क्यों आ पड़ी थी ये भी मैंने आपको बताया था कि देखो क्या होता है, हमारे पास जितने भी गैसेस हैं हमने उनको क्या माना था, हमने उन गैसेस को माना था कि उनके बीच में क्या है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, हमने ये माना था, है ना। और चूंकि हमने ये बोला था कि उनके बीच में क्या है, बॉन्ड नहीं होता, और फिर दूसरी चीज़ हमने ये बोली थी गैसेस के बारे में कि भाई ये जो आइडियल गैसेस होती है ना, आदर्श गैसेस जो होती हैं उनके मध्य में क्या है, तो बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बॉन्ड नहीं बनने के बाद हमने उनके क्या मान लिया था कि भाई उनका जो आयतन है ना, मैंने वो भी उसको क्या मान लिया था, मैंने नेग्लिजिबल मान लिया था, है ना। और चूंकि मैंने ना इनका आयतन भी नेग्लिजिबल मान लिया था, और फिर आयतन को नेग्लिजिबल मानने के बाद मैंने क्या किया था कि भाई जब इनका फिर हमने क्या किया कि हमने नोटिस किए, हमने ग्राफ बनाए थे। अगर आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर याद हो तो हमने क्या किया था कि भाई ग्राफ बनाए थे, है ना। हमने ग्राफ बनाए थे, किस चीज़ के ग्राफ बनाए थे, हमने एक ग्राफ बनाया था कि भाई किस प्रकार से हमारी जो रियल गैसेस जो होती है, हमारे पास जो रियल गैसेस जो होती है ना, वो किस प्रकार से डेविएशन शो करती है हमारे पास, हमारे यहाँ आदर्श गैसेस से ये बनाए थे, है ना। फिर हमने ना ये भी पढ़ा था कि भाई दाब करेक्शन क्या होता है, हमने ताप उसके बाद हमारे दाब करेक्शन पढ़ा था, उसके बाद आयतन में भी हमने कुछ चेंजेस पढ़े थे, है ना। तो क्या हो रहा है हमारे पास, देखो बेसिकली हमने बेसिकली क्या किया कि हमने हमारी जो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी थी उस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने के बाद क्या बना दिया, मॉडिफाई करने के बाद हमने दे दी वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन दे दी, है ना। अब देखो वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन है ना, वो भी सिर्फ किस पर काम कर रही है, वो सिर्फ गैस पर काम कर रही है ना, सिर्फ गैस पर काम कर रही है। वो ये भी मानती है कि उनके मतलब जो हमारे पास गैस के अणु होते हैं उनमें आकर्षण बल होता है, ये भी मानती है, और बाकी चीज़ों को भी आयतन को भी कंसिडर करती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है किन पर, गैसों पर। लेकिन अगर हम गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, अगर हम गैस को द्रवित कर रहे हैं, है ना, तो उस स्थिति में हमें द्रव के लिए भी तो कोई नियम चाहिए, है ना, क्योंकि आपको मैंने बता दिया क्रांतिक ताप की तो इसी के लिए हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाने का सोचा जो कि गैस के साथ साथ ना द्रवों पर भी काम करने लग जाए, जब आप गैस को द्रवित कर दो तब भी काम करने लग जाए, हमने ऐसी के बारे में सोचा, है ना। तो उसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं संगत अवस्थाओं का नियम, या फिर हम बोलते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, है ना। तो देखो क्या है, पढ़ते हैं हम। वॉन डेर वाल समीकरण केवल गैसों के लिए उपयोगी है, मैंने बताया। इस समीकरण में गैसों के ताप को, दाब को और आयतन को, मैंने आपको बताया था क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रांतिक दाब क्या होता है, क्रांतिक आयतन क्या होता है, मैंने बताया था आपको। तो हम इस गैसों के लिए ताप को, दाब को और आयतन को किस फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, किस फॉर्म में दर्शाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल आयतन, क्रांतिक आयतन के रूप में दर्शाते हैं, है ना। तो अब हम क्या चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहते हैं जो कि गैसों के साथ साथ क्या हो, द्रवों पर भी एप्लीकेबल हो, है ना, हम ऐसी इक्वेशन चाहते हैं। तो इसीलिए हमें इस संगत अवस्थाओं के नियम की ज़रूरत आ पड़ी और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स की ज़रूरत आ पड़ी। डेरिवेशन की बात की जाए तो देखो ध्यान रखना, इन्होंने कुछ नए टर्म्स दिए, याद रखनी पड़ेगी। हमने क्या किया है कि जो हमारा दाब है ना, गैस का जो दाब है उसमें हमने क्रांतिक दाब का क्या कर दिया, भाग कर दिया। पी जो है हमारा क्या है, हमारा गैस का दाब है ना। पीसी क्या है हमारे पास, इस गैस का क्रांतिक दाब है, क्रिटिकल प्रेशर है ना। जब हम गैस के दाब में गैस के क्रांतिक दाब का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई मिलेगा, जो कि क्या कहलाएगा, हमारा समानित दाब कहलाएगा, रिड्यूस्ड प्रेशर हमारे पास हमारा कहलाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो चीज़ है हमारे पास जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास कि समानित, हमने क्रांतिक आयतन भी पढ़ा था। तो हमने क्या किया, गैस का जो आयतन है
उसमें हमने क्रांतिक आयतन का भाग दे दिया। गैस के आयतन में हमने क्या कर दिया, क्रांतिक आयतन का भाग दे दिया, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो गैस के आयतन में क्रांतिक आयतन का हमने भाग दे दिया, तो V अपॉन VC जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, फाई के हमको बराबर मिल गया, है ना। फाई के बराबर मिल गया तो फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा समानित आयतन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस्ड वॉल्यूम हम इसको बोल रहे हैं। तीसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, क्रांतिक ताप क्या होता है। क्रांतिक ताप के बारे में मैंने आपको बताया था। तो क्रांतिक ताप हमारे पास क्या रहता है, देखो कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा गैस का ताप है, जिस तापमान पर हमने गैस को रख रखा है, उसमें हम क्या करते हैं, गैस का जो क्रांतिक ताप है उसका क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, है ना। तो अगर हमने ना इनका भाग लगा दिया तो हमें T/Tc जो है वो हमारे पास थीटा के बराबर मिल जाएगा, और थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, समानित ताप हमारे पास हो जाएगा, मतलब थीटा रिड्यूस्ड टेम्परेचर हमारे पास हो जाएगा, है ना। इसके बारे में बात कर ली तो हमारे पास नई टर्म्स आ गई। तो हम इन इक्वेशन के आधार पर P का मान, अगर आपको वंडरवॉल इक्वेशन याद हो तो हम इस आधार पर क्या कर सकते हैं, P का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। P का मान निकालने के बाद हम इसके बाद T का मान निकाल सकते हैं। कुछ नहीं किया, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई PC हमारे पास P हो जाएगा, सिग्मा TC हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा TC आप लोगों के पास हो जाएगा T, और V हमारे पास हो जाएगा कितना, 5 VC हमारे पास हो जाएगा V का मान, है ना। अब आप लोगों को वंडरवॉल समीकरण अगर याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वंडरवॉल समीकरण आपके पास होती है, कितनी होती है, P = AN² अपन V²। एक सेकेंड रुकना, वंडरवॉल इक्वेशन आपके पास होती है P + AN² अपन V², ठीक है। V - NB, है ना, सॉरी V - NB, है ना। और हमारे पास साथ में क्या रहती है, = हमारे पास होता है RT के, है ना। ये हमारे पास हमारी क्या है, वंडरवॉल समीकरण है ना। अब वंडरवॉल समीकरण, अगर ये वंडरवॉल समीकरण याद रखना, देखो इसे रट डालना, P + AN² अपन V² V - NB = RT हमारे पास क्या है, हमारी वंडरवॉल समीकरण है ना। अगर मैंने 1 मोल के बारे में बात कर ली, 1 मोल के बारे में बात की तो n = 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोल के बारे में बात की, n = 1 हो गया, तो हमारे को इक्वेशन क्या मिलेगी, P + AV², है ना, V - NB = RT, ये भी n हट जाएगा, = RT मुझे मिल गया, है ना। और अभी मैंने आपको ये इक्वेशंस बताई, P/PC आपके पास किसके बराबर था, थीटा फाई के बराबर था, है ना। तो आप P का मान यहाँ से निकाल लोगे, तो P का मान आप निकाल लोगे यहाँ से, V का मान निकाल लोगे, ये तो कांस्टेंट है, V का मान निकाल लिया, और T का मान भी आप निकाल लोगे, है ना। तो उन मानों को मैंने क्या कर दूंगी, मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूंगी, रख दूंगी। तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखना, πPC + A φ² VC² हो जाएगा, 5 VC - B = मुझे मिल जाएगा R थीटा TC के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। अब मैंने नीचे कुछ मान लिख रखे हैं, है ना। ये पूरा डेरिवेशन से निकले हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इनको क्या करो, डायरेक्टली याद रख लो, है ना, डायरेक्टली याद रख लो इनको। तो आपके पास क्या रहेगा, PC का जो मान है आपके पास, मतलब क्रांतिक ताप का जो मान है, क्रिटिकल प्रेशर का जो मान है, क्रिटिकल प्रेशर का जो मान है, क्रांतिक दाब का जो मान है, वो आपको किसके बराबर मिल गया है, A/27 B² के बराबर आपको मिल चुका है ना। A/27 B² के बराबर मिल गया। क्रांतिक आयतन VC जो है वो आपको 3B के बराबर मिल गया, है ना। उसके बाद अगर आप क्रांतिक ताप की बात करो तो क्रांतिक ताप TC आपको 8A/27 RB के बराबर मिल गया। ध्यान रखना PC है आपके पास A/27 B², A/27 B²। VC जो है क्रिटिकल वॉल्यूम वो 3B के बराबर है, और क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, क्रांतिक ताप जो है वो आपके पास है 8A/27 RB के बराबर आपको मिल रहा है ना, 8/27 RB के बराबर मिल रहा है। तो अब मैं इस PC के मान को, इस VC के मान को और इस TC के मान को, इनके ऊपर जो मैंने समीकरण लिख रखी है, πPC + A/φ² VC², 5 VC - B = R थीटा। TC में मैं इन PC, VC और TC के मान को क्या कर सकती हूँ, रख सकती हूँ, है ना। तो मैंने यही करूँगी अब मैं आगे, है ना। दूसरी चीज़ ये, एक और सॉल्यूशन हम लेते हैं, इसे भी याद रखना
पी सी वी सी अपॉन टी सी, पी सी वी सी अपॉन आर टी सी आपके पास किसके बराबर होता है, 3/8 के बराबर आपको मिलता है ना। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हो, क्रॉस गुणा करेंगे, टी सी को उधर ले जाऊंगी 3 के साथ तो, और 8 को मैं इधर ले जाऊंगी पी सी वी सी के साथ, है ना। तो आपको आर का मान मिल जाएगा 8 पी सी वी सी अपॉन 3 टी सी आपको मिल जाएगा, आर का मान है ना 8 टी सी वी सी अपॉन 3 पी सी। अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले इक्वेशन में टी सी वी सी और टी वी सी का मान मैंने रख दिया। इसके मान को रखने पर मुझे ये इक्वेशन मिलेंगी पाई ए अपॉन 27 बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन 5 स्क्वायर 9 बी स्क्वायर 5 3b माइनस बी मेरे को मिल गया, इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा ये किसके, आर थीटा 8a अपॉन 27 आरबी के बराबर मिल गया। अब मैंने क्या किया, देखो ये जो टर्म है हमारे पास, एक सेकंड रुकना, ये जो टर्म है मेरे पास पाई ए 27 बी स्क्वायर प्लस ए 5 स्क्वायर 9, देखो मेरे को एक टर्म मेरे पास दे रखी है, एक बात ध्यान रखना, एक सेकंड रुकना, मेरे को कौन सी टर्म मिली है देखना एक बार। देखो क्या टर्म मिल रही है हमको मिला है पाई ए 27 बी स्क्वायर प्लस हमको मिल गया है 9 5 स्क्वायर 9 बी स्क्वायर, है ना। ये टर्म हमको मिल गई है ना। अब हमने क्या किया, ये ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, ए, है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैंने इस इक्वेशन को भी और इसको भी, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऊपर 3 से गुणा कर दिया और नीचे भी मैंने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। मतलब 3 का तो गुणा कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, एक ही बात है ये। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या मिल जाएगा, पाई ए बटा 27 बी स्क्वायर प्लस हमें मिल जाएगा 3a अपॉन 9×27 27 5 स्क्वायर बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ से a अपॉन 27 बी स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकती हूँ, a अपॉन 27 बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर मुझे मिल जाएगा पाई प्लस a कॉमन आ गया है, 3 ऊपर बच जाएगा 3, 27 बी स्क्वायर भी मैंने कॉमन ले लिया है, अपॉन मुझे 5 स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, है ना। तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। अब तो यही मुझे मिला है, देखना मैंने कॉमन ले लिया, a अपॉन 27 बी स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, मुझे अंदर की तरफ मिल गया पाई प्लस 3 5 स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ये जो ऊपर था हमारे पास 5 3b माइनस बी, इसमें से हमने p को कॉमन ले लिया, तो 3 5 -1 हमको मिल चुका है ना, ये चीज़ हमको मिल गई। उसके बाद हमें जो ऊपर की जो इक्वेशन थी वो हमें एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही हमने कर रखी है, आर से आर कैंसिल आउट उसमें हो चुका है। अब हमने क्या किया, देखो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें a 27 बी स्क्वायर जो हमने कॉमन लिया था, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 27 बी स्क्वायर को मैं 8 5 a के साथ लेके चली गई, ठीक है। उसके बाद मैंने a को 27 b के साथ लेके चली गई, कुछ चीज़ें जो कटनी थी वो कट चुकी है, और फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिली है, पाई प्लस 3 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 आपको मिल गया है, जो आपको किसके बराबर मिल गया है, जो आपको 8 5 के आपको क्या मिल चुका है, बराबर आपको मिल चुका है, पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 8 थीटा जो है वो आपको बराबर मिल चुका है। अब ये जो इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये वॉन डर वाल की समानित अवस्था समीकरण कहलाती है, मतलब ये कहलाती है वॉन डर वाल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट आप लोगों के पास कहलाती है ना। अगर ये हमारे पास, और ये जो इक्वेशन है इसकी खोज का रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था, संगत अवस्थाओं के नियम का और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेजेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी थी क्योंकि क्या है ना कि हम चाहते थे कि जो वॉन डर वाल समीकरण है वो द्रवों के लिए भी दी जाए। तो ये जो समीकरण हमें मिली है, वॉन डर वाल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, वॉन डर वाल की समानित अवस्था समीकरण जो हमें मिली है, ये समीकरण जो है ये क्या होती है हमारे पास, ये समीकरण हमारे पास द्रवों पर भी लागू होती है। गैस के साथ ये जो समीकरण है ये द्रवों पर भी मान्य समीकरण हमारी कहलाती है ना। तो ये, और इसी इक्वेशन को लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स भी कहते हैं, है ना। इसके बाद देखो क्या किया है, यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, अब देखना इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर आपके पास
पाई और फाई का मान बराबर है ना। अगर कोई दो द्रव है उनके लिए आपके पास पाई का मान और फाई का मान, दोनों का मान क्या है, बराबर है ना। अगर दो मतलब समानित दाब और समानित जो आयतन है ना, मतलब या फिर कह लो कि समानित आयतन मत कहो, मतलब कोई से भी दो चीज़ें मतलब समानित ताप और समानित दाब अगर दोनों समान है तो ऑफकोर्स सी बात है फाई का मान भी हमें इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है हमें कि वो भी हमारे पास क्या रहेगा, समान रहेगा। एक बार समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। अगर हमारे पास पाई का मान, कोई दो द्रव है, दो द्रव में पाई का मान हमारे पास, एक द्रव के लिए पाई का मान है हमारे पास 5, ठीक है ना। दूसरे द्रव के लिए भी पाई का मान हमारे पास क्या है, 5 है ना। और इस द्रव के लिए हमारे पास थीटा का मान मतलब समानित दाब का मान भी 2 है और इसके लिए भी थीटा का मान 2 है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमारे जो फाई के मान हैं वो भी हमें क्या मिलेंगे, दोनों के लिए क्या मिलेंगे, बराबर ही मिलेंगे। इसके लिए भी फाई का मान और इसके लिए भी फाई का मान क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। मतलब अगर कोई से भी दो बराबर है, मतलब पाई और थीटा एक बराबर है तो फाई बराबर मिलेगा। अगर पाई और फाई बराबर है तो थीटा बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, जो अभी स्टेटमेंट हमने देखा कि यदि दो या दो से अधिक पदार्थों के समानित ताप और समानित दाब बराबर हो तो उनके समानित आयतन भी हमें क्या मिलते हैं, सब बराबर ही मिलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट या फिर संगत अवस्थाओं का नियम बोलते हैं। इस स्थिति में कहा जाता है कि पदार्थ की संगत अवस्था में है, हमारा जो पदार्थ है वो संगत अवस्था में है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपको याद हो तो मैंने जब आपको आदर्श गैस समीकरण पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था PV = nRT के बारे में, मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को बोला था, है ना। PV = nRT बोला था मैंने आप लोगों को। और फिर मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, PV के लिए हम एक करेक्शन मतलब एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम क्या करते हैं, एक संपीड़ितता गुणांक को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। और वो जो संपीड़ितता गुणांक है वो हमारे पास किसके बराबर हमें मिल रहा था, वो संपीड़ितता गुणांक हमारे पास बराबर मिल रहा था हमें Z के बराबर हमको मिल रहा था, है ना। तो अगर ये हमको Z के बराबर मिल रहा है, संपीड़ितता गुणांक जो है हमारे को किसके बराबर मिल रहा है, Z के बराबर अगर आप लोगों को मिल रहा है ना, तो Z आपके पास PV = ZRT था। और फिर मैंने आपको कहा था कि PV = अगर ZRT है तो जो Z है आप लोगों का वो आपके पास ना आदर्श गैसों के लिए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर आप लोगों को मिलता है ना। तो यहाँ से मैं Z का मान निकाल सकती हूँ। Z का जो मान होगा हमारे पास PV/RT के बराबर मुझे मिल जाएगा, PV = ZRT से। तो Z हमारे पास हो गया PV/RT के बराबर हो गया। मैंने आपको अभी P का मान बताया था, पाई PC मिला था। V का मान अभी हमको 5 VC मिला था। R का मान मैंने आपको जो बताया था, देखो ये रहा R का मान हमको क्या मिला था, ये रहा R का मान यहाँ से हमको मिला था 8 PC VC/3 TC मिला था। तो इन्हीं मानों को मैंने क्या किया, मैंने इस समीकरण में लाके रख दिया, है ना। और T का मान में मुझे थीटा TC मिला था, है ना। इनको जब मैं रख दूंगी तो जो जो चीज़ें कटने की होगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम कि कुछ चीज़ें PC से PC कट रहा है, ठीक है। उसके बाद ना ये TC से TC कट रहा है हमारा, ठीक है। और तो ये चीज़ें जो जो कट रही है उनको हम क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। और कट जाने के बाद हमारे पास कुछ चीज़ें ये ऊपर जो मैंने लिखा है Z = हमें मिल जाएगा 3π/5/8 थीटा मिल जाएगा हमें, है ना। मैंने ये 8 गलत लिख दिया है, ये हमको मिलेगा Z हमको किसके बराबर मिलेगा, 3π/8 5/8 थीटा आपको मिल जाएगा। क्या आपका Z का मान मिल जाएगा। मैंने यहाँ 8 लिख दिया है वो गलत है, 3π
5/8 थीटा हमको क्या मिलेगा, जेड का मान मिल जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मान आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं संगत अवस्थाओं के नियम के बारे में। हम कुछ और बातें कर रहे हैं। यदि गैस के समानी दाब, देखो ये सेकंड स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी दो गैसों के लिए समानित ताप और समानित दाब के मान बराबर है तो उनका समानित आयतन भी क्या रहेगा, रिड्यूस जो वॉल्यूम है वो भी आपको क्या मिलेगा, समान मिलेगा, है ना। अभी मैंने आपको बोला था, तो हम जेड के मान के आधार पर, जेड हमको किसके बराबर मिल रहा है, 3π/5 थीटा। जेड हमको बराबर मिल रहा है 3π/5 थीटा के बराबर मिल रहा है ना। इसका मतलब ये कि जब आपका समानित दाब, ठीक है, उसके बाद हमने बोला समानित दाब और समानित आयतन, अगर ये तीनों किसी गैस के लिए बराबर है ना, अगर ये तीनों के मान बराबर है, अगर ये तीनों बराबर है तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो उन दोनों के लिए हमको जेड का मान भी क्या होगा, समान मिलेगा। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, संगत अवस्थाओं के नियम का क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास समानित ताप, समानित दाब, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर एंड रिड्यूस वॉल्यूम, तीनों के मान अगर आपको बराबर मिल रहे हैं, है ना, तीनों के मान अगर आपको बराबर मिल रहे हैं तो आपके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हमारे पास संपीड़ितता गुणांक, उनके लिए क्या मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। दिख रहा है वो तो कैसे बराबर मिल रहा है, ये आपका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है ना। अतः संगत अवस्थाओं के नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है, यदि गैस संगत अवस्था में है अर्थात उसमें पाई, थीटा एंड फाई के मान समान है तो वे आदर्श व्यवहार से, आपको लैंग्वेज में थीटा एंड फाई नहीं लिखना है ना, आपको साइन बनाने हैं, है ना, आपको साइन बनाने हैं ऐसे, पाई, थीटा एंड फाई, ऐसे साइन बनाने हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, फाई, थीटा एंड फाई के साइन बनाने हैं आप लोगों को, इस तरीके से थीटा और ऐसे नहीं लिखना है ना, क्योंकि मेरे पास तो टाइपिंग में थोड़ा था तो मैंने ऐसे लिखा है ना, बराबर है तो वो आदर्श व्यवहार से विचलन, जेड हमको क्या दर्शाता था, जेड हमारे पास हमारा आदर्श व्यवहार से विचलन था। तो मतलब ये कि किसी गैस के लिए, कि नहीं, दो गैसों के लिए अगर पाई, थीटा और फाई के मान बराबर है तो वो ग्राफ के अंदर जेड हमें क्या दर्शाएंगे, समान दर्शाएंगे, आदर्श व्यवहार से विचलन भी क्या दर्शाएंगे, समान दर्शाएंगे, और उनके जेड के मान भी लगभग समान हमारे को मिलेंगे। ये ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। देखो ये ग्राफ है, 3 ग्राफ मिले हैं, तो क्या किया है, देखो अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स के लिए अलग अलग पर हमने समानित ताप का ग्राफ खींचा है ना। और देखो इसमें नोटिस करने की चीज़ बस इतनी सी है कि आप देख सकते होंगे कि तीन ग्राफ दिख रहे हैं इसमें, है ना आपको। देखो इस तरीके से ना आपको इस तरीके से 3 ग्राफ मिल रहे हैं। एक तो ये ग्राफ मिल गया है ना, स्टार्टिंग यहाँ से है, दूसरी इस तरीके से ग्राफ मिल गए हैं ना। और एक पॉइंट पे देखना, ऐसे त्रिभुज भी बना हुआ है, ऐसे डब्बा भी बना हुआ है, ऐसे काले गोले भी बने हुए हैं। ये क्या है, गैस को दर्शा रहे हैं। जैसे त्रिभुज जो है वो CH4 को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम, ये N2 को दर्शा रहा है, नाइट्रोजन को दर्शा रहा है। ये जो डब्बा है ये प्रोपेन को दर्शा रहा है, और तीसरा जो है गोला वो हमको इथेन को दर्शा रहा है ना, प्रोपेन, और ये इथेन को दर्शा रहा है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि देखना चारों गैसों के लिए हमें एक ही ग्राफ मिला, समझे। ये तो अलग अलग तापमान, अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात है, अलग अलग तापमान पर बात है, लेकिन एक पर हमको P, V और जो हमारे पास मतलब वो पाई, थीटा और वो थे ना 3 पाई, थीटा, वो मतलब ये कि इन तीनों के लिए, इन चारों गैसों के लिए पाई, थीटा, फाई का मान समान था। तो मैंने आपको कहा कि डेरिवेशन और विचलन भी उतना ही दर्शाएगा। जब जेड सेम दर्शाएगा तो ग्राफ भी सेम ही दिखाएंगे ना, तो सेम एक ही ग्राफ इन चारों के लिए हमको मिल रहा है। इसी तरीके से दूसरे रिस्पेक्ट में, दूसरे तापमान और दूसरी कंडीशंस में बात की तो भी आपको 3 या 2 एक ही पे मिलेंगे, और फिर उसके बाद बाकी भी हमको 2 या 3 इसी तरीके से मिलने वाले हैं, है ना। तो यही है आपके पास लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, संगत अवस्थाओं का नियम। उसके बाद देखो हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। द्रवण जो होता है, सबसे पहली बात तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए, गैस को द्रवित करने के लिए हमें क्या चाहिए। गैस को द्रवित करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, देखना, ध्यान रखिएगा। गैस को द्रवित करने के लिए आपको, गैस को द्रवित करने के लिए जो तापमान है वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। लो टेम्परेचर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप पानी को ठंडा रखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसको फ्रिज में रखोगे, ठंडक में रखोगे। तो वैसे ही गैस को अगर आप ठंडा करोगे, है ना, गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो वो द्रव में
परिवर्तित हो जाएगी, और अगर द्रव को और ठंडा करोगे तो वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो तापमान तो आपको क्या रखना पड़ेगा, तापमान तो आपको कम रखना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर आप बात कर रहे हो और दाब की अगर आप बात कर रहे हो तो आपको दाब जो गैस का है वो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। दाब जो है हमारे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही है। उसके बाद क्या रहता है कि किस तापमान पर, देखो क्रांतिक ताप पर से अधिक ताप पर अगर आप गैस को दाब कितना ही बढ़ा दो द्रवित नहीं किया जा सकता, है ना। उसके बाद जिस दाब पर वो द्रवित हो जाती है वो क्रांतिक दाब कहलाता है, ये भी मैंने बता दिया। अब हमारा जो पहला है कॉन्सेप्ट वो है जूल थॉमसन प्रभाव, है ना। जो पहला है जूल थॉमसन प्रभाव है, देखो वैसे तो ये सेकंड ईयर का टॉपिक है, आप लोग थर्मो में पढ़ने वाले हो, लेकिन इसमें होता क्या है मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखो ऐसा रहता है कि जब आपने बलून देखा होगा, गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारे में क्या रहता है, गैसों को पास लाके भर रखा होता है। अब देखो क्या किया मैंने, ये जो गुब्बारा है मेरा, इस गुब्बारे को मैंने फोड़ दिया, ठीक है। जब मैंने इस गुब्बारे को फोड़ दिया, एक छेद कर दिया, तो आप कभी नोटिस करना, वैसे गुब्बारे का मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं पर अगर गैसें ऐसे भरी हुई है ना, तो अगर आप उसके पास जाओगे ना तो आपको ठंडी ठंडी, अब इसको फोड़ दिया मैंने, है ना, इस छोटे से इसका छेद बना दिया, तो ये जो गैसें बाहर हमको मिलेगी ना, ये हमको कैसे मिलेगी, ठंडी मिलेगी, है ना, ठंडी मिलेगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गैस के अणु यहाँ पे क्या थे, पास थे, गैस के अणु यहाँ पास थे, है ना। और गैस के अणुओं के मध्य में क्या था, कोई ना कोई आकर्षण बल क्या कर रहा था, काम कर रहा था, कोई ना कोई आकर्षण बल काम कर रहा था। उस आकर्षण बल को हमने क्या नाम दिया, वॉन्डरवॉल फोर्स नाम दिया। वॉन्डरवॉल जो आकर्षण बल है वो इन गैसों के मध्य में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। चूँकि इनके मध्य में वॉन्डरवॉल आकर्षण बल काम कर रहा है ना, तो क्या होता है, जैसे ही मैं छेद करती हूँ, जैसे ही मैं इसको करती हूँ तो क्या होने लग जाता है, ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा, क्योंकि देखो ये पास क्यों थे, क्योंकि इनको एक जगह बंद रखा था। अब क्या होने लग जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल ऐसे दूर हो जाएंगे, तो इनके मध्य में क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं लगेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अणुओं के मध्य में, यहाँ पर अणुओं के मध्य में क्या थी, कोई ना कोई ऊर्जा थी, है ना। यहाँ पे अणुओं के मध्य में क्या थी, कोई ना कोई ऊर्जा थी, है ना। और जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप इसको मतलब तोड़ते हुए बंद, जो जितनी ऊर्जा इनकी थी, अणुओं में खुद में जितनी ऊर्जा थी, वो सारी की सारी ऊर्जा क्या हो जाती है, बंद तोड़ने में खर्च हो जाती है। तो मतलब ये कि यहाँ पर तो गैस गर्म होती है ना, इनमें हीट होती है ना। और जैसे ही हमारे पास इसको खोलते हैं, छेद कर देते हैं, वैसे ही ये जो हीट होती है ये बंद तोड़ने के काम आ जाती है ना। तो मतलब जितनी भी गर्मी थी इनमें, वो सारी की सारी बंद तोड़ने के क्या आ गई, काम आ गई। और चूंकि ये बंद तोड़ने के काम आ जाती है, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है, वो गर्मी जो यहाँ थी वो यहाँ बचती नहीं है, तो हमें ये क्या मिलता है, यहाँ ठंडा हमको मिलता है ना। यही हमारा कहलाता है जूल थॉमसन प्रभाव हमारा कहलाता है ना। और ये क्यों होता है, देखना, ध्यान रखना, क्योंकि जो गैस के अणु है ना, उनके मध्य में जब वो एक जगह थे, उनके मध्य में क्या था, कोई ना कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा था, है ना। और उनके मध्य में उस आकर्षण बल की वजह से ही हमारे पास जो हमारी गैसेस थी वो हमारे पास क्या मिल रही थी, इस तरीके से हमको मिल रही थी। मतलब वो आकर्षण बल की वजह से ही वो गैसेस जो थी वो हमको गर्म मिल रही थी अंदर, लेकिन जैसे ही हम छेद करते हैं वो आकर्षण बल टूट जाता है। तो ये आपका हो गया जूल थॉमसन प्रभाव। सेकंड बात करते हैं हम व्युत्क्रम तापमान। देखो कई बार ऐसा देखा गया कि ये जूल थॉमसन प्रभाव में जो मैंने चीज़ें बताई, इसकी उल्टी चीज़ें होने लग गई। मतलब यहाँ गर्म है और यहाँ ठंडी है ना। लेकिन कुछ गैसेज ऐसी थी, जैसे हीलियम थी, हाइड्रोजन थी, कुछ गैसेज ऐसी थी कि जब मैंने इनको देखो अब इसीलिए जब आप गुब्बारे को तोड़ोगे, गुब्बारे में कौन सी गैस होती है मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप ना ऐसा कोई गुब्बारा लिया जिसमें आपने हाइड्रोजन और हीलियम लिया, है ना, तो क्या होता है कि जैसे ही आप इसमें छेद करोगे तो ये जो गैस बाहर निकलती है वो क्या मिलती है, आपको गर्म मिलती है ना। और ये ठंडी मिलती है। मतलब इसके कंपैरिजन में आपको ये गैसेस क्या मिलती है, गर्म मिलती है। तो इसका रीज़न इन्होंने ये बताया, एक नई टर्म की खोज हुई जिसका टर्म का नाम था व्युत्क्रम तापमान, है ना। अब क्या होता है, देखो ऐसा कहा गया कि अगर आप व्युत्क्रम तापमान से कम, आपके सिस्टम का जो तापमान है, बाहर वाला जो तापमान है, अगर वो व्युत्क्रम तापमान से कम तापमान है ना, तो हमें गैसें ठंडी मिलेगी, है ना, गैसें यहाँ पर ठंडी मिलेगी, है ना।
हर गैस का खुद का एक व्युत्क्रम तापमान होता है ना, हर गैस का खुद का एक व्युत्क्रम तापमान होता है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का रहता है -80, बहुत कम है ये तो -82, और दूसरी वाली जो हमारे पास है हीलियम, इसका हमारे पास रहता है -240 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम यही बात कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट का जो तापमान रहेगा वो इससे ज़्यादा ही रहेगा ना। इसीलिए कहने की बात ये है कि हर गैस का खुद का फिक्स नंबर है ये, इनका इन्वर्जन टेम्परेचर TI, इन्वर्जन टेम्परेचर व्युत्क्रम तापमान है, ये इसका व्युत्क्रम तापमान है, ये हर गैस के लिए फिक्स होता है ना। तो जब आपके सिस्टम में जब आप व्युत्क्रम तापमान से कम ताप पर ये प्रक्रिया करते हो, जो फोड़ने वाली प्रक्रिया है, जो छेद करने वाली प्रक्रिया है, अगर आप व्युत्क्रम तापमान से कम ताप पर करते हो तो हमें क्या मिल जाएगा, गैसें ठंडी मिलेगी। लेकिन अगर व्युत्क्रम तापमान से अधिक तापमान पर करते हो, व्युत्क्रम तापमान से अधिक तापमान पर करते हो तो हमें गैसें क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी। अब ये देखो, ये इतना कम है, -80 कितना कम है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंड होने लग जाती है, -1 पे और ठंड, कभी चूरू वूरू में सुना होगा -4 पे और ठंड, तो -240 कितना कम व्युत्क्रम तापमान है, इतनी तो प्रोवाइड करना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो इसीलिए जब हम इनको फोड़ते हैं ना तो हमेशा व्युत्क्रम तापमान से अधिक तापमान ही देते हैं, तो इसीलिए ये हमको गर्म मिलती है। लेकिन ठंडक के लिए हमें क्या चाहिए, व्युत्क्रम तापमान से कम तापमान चाहिए, है ना। तो अब हम जो नियम पढ़ेंगे ना वो सारे जूल थॉमसन प्रभाव आपके सिलेबस में मेंशन है कि जूल थॉमसन प्रभाव के आधार पर आपको बताना है कि गैसों का द्रवीकरण कैसे किया जाए, है ना। तो इसमें कुछ मेथड पढ़ेंगे, अभी ये पहला मेथड है, बाकी की 3 मेथड और है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो पहला जो मेथड है वो आप लोगों का है फैराडे का मेथड, है ना। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने 1827 में फैराडे ने CO2 के लिए, SO2 के लिए, Cl2 के लिए और H2S जैसी गैसों के लिए इन्होंने क्या किया, एक V आकार की नली बनाई, है ना। फिर V आकार की नली बनाने के बाद इसकी जो एक कोना था उसमें आपने डाला रिएक्टेंट, क्रियाकारक डाला, उस क्रियाकारक को क्या कर रहे हैं ये लोग गर्म कर रहे हैं। जैसे ही क्रियाकारक को गर्म करेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, हमें गैस मिल जाएगी। अब क्या किया है इन्होंने, एक दूसरा पात्र लगा रखा है, यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा होगा, उसमें हिम मिश्रण लिखा हुआ है। हिम मिश्रण हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, ठंडक रखने वाले पदार्थ होते हैं, ठंडक मतलब रखने वाले पदार्थ होते हैं, है ना, जो कि क्या रहता है, अब ठंडक है, बर्फ़ जैसी चीज़ें हो गई, है ना। तो हिम मिश्रण के रूप में हम यूज़ में ले सकते हैं, बर्फ़ ले ली, बर्फ़ HCl के साथ में बर्फ़ ले ली, बर्फ़ तो होगी क्योंकि बर्फ़ ही ठंडक प्रदान करती है ना। बर्फ़ के अंदर आपने कभी देखा हो तो कुल्फ़ी वाला क्या करता है, बर्फ़ के अंदर आपकी वो कुल्फ़ियों के वो रखता है ताकि हमारी जो वो रहती है ना कुल्फ़ी, वो क्या जमी हुई रहे, पिघले नहीं, है ना। वही चीज़ इन्होंने की है। इन्होंने क्या किया, हिम मिश्रण के रूप में या तो बर्फ़ NaCl ले लिया या फिर बर्फ़ Ki ले लिया, बर्फ़ के साथ में Ki लिया, है ना, या फिर बर्फ़ के साथ में CaCl2 ले लिया, या फिर बर्फ़ के साथ में NaNO3 ले लिया। ये इस टाइप के इनको कहते हैं हिम मिश्रण। 4 हिम मिश्रण मैंने आपको बताया। बर्फ़, पहला हिम मिश्रण है बर्फ़ प्लस NaCl, दूसरा हिम मिश्रण है बर्फ़ प्लस Ki, तीसरा हिम मिश्रण है बर्फ़ पर CaCl2, चौथा हिम मिश्रण है आपके पास बर्फ़ प्लस NaNO3 इन्होंने ले लिया, है ना। फिर क्या होता है देखो, फिर क्या किया, जैसे ही ये गैस इस हिम मिश्रण के इधर आएगी, हिम मिश्रण में दूसरी जो नली थी ना उसको डाल दिया, और जैसे ही ये हमारी गैसें है वो हिम मिश्रण के कांटेक्ट में आएगी, ये क्या होने लग जाएगी, द्रवित गैस में परिवर्तित हो जाएगी, ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लग जाएगी, है ना। तो ये है कि लेकिन क्या है ना कि देखो ऐसा ना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, है ना। ये सिर्फ ये जो मेथड है ना ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके, मैंने आपको अभी बताया कि जिन गैसों का क्रांतिक ताप है ना, हमारे पास ना क्रांतिक ताप होता है हर गैस का, है ना। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिनके लिए क्रांतिक ताप बहुत कम नहीं होता है ना, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। और ना ये इससे ना बहुत ज़्यादा मतलब कोई गैसें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा निम्न ताप पर, कुछ गैसें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा निम्न ताप पर ही द्रवित होती है, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिम मिश्रण हमें उतनी ठंडक और उतना ठंडक नहीं दे पाता है कि आप ना आसानी से द्रवित कर सको, है ना। तो इसीलिए ये कहने की बात है कि भाई ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेथड नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं गैसों के लिए यूज़फुल है जो कि बहुत ज़्यादा निम्न तापमान पर, मतलब जिनका क्रांतिक तापमान बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, ये मेथड सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ये था आपका फैराडे मेथड, बाकी के 3 मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। जो आपकी बुक रेफरेंसेज है वो है BR परिशर्मा पठानिया, AS नेगी,
कुंदू एंड जैन, सुरेश आमेटा, आरसी खंडेलवाल, आर आमेटा एंड जे वर्दिया। उसके बाद फॉर मोर रेफरेंस यू कैन कॉन्टैक्ट टू अ व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पे आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। उसके बाद फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट टू आर कैंपस। थैंक यू सो मच।